गंगा के घाटों से दूर राजस्थान के मरुस्थल के मुहाने पर बसे एक छोटे से शहर में भोर की पहली किरण ऐसे उतर रही थी जैसे किसी जलते हुए तवे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें गिर गई हों। धूल भरी सर्द हवाओं के बीच मांडवा की एक तंग गली के आखिरी छोर पर बने टूटे हुए मकान का जर्जर दरवाज़ा खुला। नंदिनी ने अपनी 18 वर्षीय उंगलियों से सुई में रेशम का धागा पिरोने की कोशिश की, पर ठंड और रात भर जागने की थकान से उसके हाथ कांप रहे थे। खाट पर लेटी उसकी माँ कमला रह रह कर हाँफ उठती थी। कमला के फेफड़ों की बीमारी अब आखिरी छोर पर थी। हर खांसी के साथ उसके कमजोर सीने से एक ऐसी आवाज़ निकलती थी मानो सूखी सूखी लकड़ियां टूट रही हों। नंदिनी ने अपनी माँ के पैरों पर फटी हुई रजाई को ठीक से डाला और चूल्हे की तरफ देखा जहाँ कल रात से राख ठंडी पड़ी थी। घर के नाम पर 2 पीतल के लोटे, एक लोहे की कढ़ाई और दीवार पर टंगी उसके दिवंगत पिता रतन सिंह की धूल जमी तस्वीर थी। रतन सिंह कभी इस इलाके के सबसे बेहतरीन हवेली चित्रकार हुआ करते थे, जिनकी बनाई नक्काशीदार आकृतियाँ आज भी अमीरों के महलों में जीवंत थी। पर एक सड़क हादसे ने उनसे कला भी छीन ली और जीवन भी। नंदिनी ने कोने में रखी अपनी पोटली खोली और पैसे गिने। कुल 2400 रुपये थे। शहर के बड़े अस्पताल के बरामदे में धूप की तपिश बढ़ रही थी। नंदिनी माँ को एक खंभे के सहारे बिठाकर पर्ची की कतार में 3 घंटे से खड़ी थी। लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। उसकी सादी सूती ओढ़नी का कोना किसी की लोहे की कुर्सी में उलझ गया था, पर उसकी नज़रें सिर्फ दूर लगे उस केबिन पर थी जहां डॉक्टर बैठते थे। जब डॉक्टर ने कमला की एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने चश्मा हटाकर बड़ी बेरुखी से कहा, फेफड़ों में संक्रमण बहुत फैल चुका है, तुरंत वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्हें जयपुर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। खर्च कम से कम 4 लाख रुपए आएगा। 4 लाख? यह संख्या नंदिनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। कमला ने बेटी का उतरा चेहरा देखा और सब समझ गई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर कमज़ोर आवाज़ में कहा, नंदू, मने घर ले चल, तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं। थारे पिताजी ने मुझे आवाज़ दी है। नंदिनी ने रोते हुए अपनी माँ का मुंह बंद कर दिया। ऐसा मत कहो अम्मा, बाबा के जाने के बाद आप ही तो मेरा संसार हो। घर लौटते समय नंदिनी ने पैसे बचाने के लिए माँ को एक हाथ ठेले पर सुलाया और खुद उसे धूप में खींचती हुई लाई। रास्ते भर धूल और पसीने से उसका चेहरा भर गया था। शाम ढलते ही मकान मालिक गजेंद्र सिंह अपनी भारी आवाज़ और लाल आंखों के साथ दरवाजे पर आ धमका। उसके पीछे 2 डकैत खड़े थे। 3 महीने का किराया बाकी है नंदिनी, कल सुबह तक कोठरी खाली करो, नहीं तो सामान सड़क पर फेंक दूंगा, उसने चिल्ला कर कहा ताकि पूरी गली सुन ले। नंदिनी ने हाथ जोड़े, अम्मा बहुत बीमार है, थोड़ा समय दे दीजिए। गजेंद्र मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जहर था। समय तो मिल जाएगा बिटिया, पर उसके लिए जयपुर के ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली जाना होगा। ठाकुर साहब को अपने नए महल के लिए पुराने चित्रों की मरम्मत करानी है। सुना है तुम भी अपने बाप की तरह अच्छा हाथ चला लेती हो। वहाँ रहो, काम करो, किराया भी माफ़ और माँ का इलाज भी ठाकुर साहब करवा देंगे। बस तुम्हें उनकी शर्तें माननी होंगी। नंदिनी का खून जम गया। ठाकुर विक्रम सिंह का नाम इस इलाके में खौफ और अय्यासी का दूसरा नाम था। यह काम का बुलावा नहीं था, एक लाचार बेटी की अस्मिता का सौदा था। कमला अंदर से चिल्लाई, नंदू, इस कसाई के आगे हाथ मत जोड़ना, मैं मर जाऊंगी पर थारी इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नंदिनी ने अपने पिता की पुरानी डायरी उठाई जिसमें
जयपुर के एक बड़े कला पारखी और उसके पिता के पुराने संरक्षक राणा भानु प्रताप सिंह का पता लिखा था। भानु प्रताप एक गंभीर, एकांत प्रिय और बेहद सख्त मिजाज के अमीर व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दुनिया से कट चुके थे। नंदिनी माँ को पड़ोस की एक बूढ़ी काकी के भरोसे छोड़कर कड़े संकल्प के साथ जयपुर जाने वाली बस में बैठ गई। जयपुर के आलीशान भानु विलास के ऊंचे लोहे के द्वारे के सामने जब वह खड़ी हुई तो उसे अपनी गरीबी का एहसास और गहरा हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। साहब, किसी से नहीं मिलते, भागो यहाँ से। नंदिनी वही संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठ गई। दोपहर से शाम हो गई। आखिरकार एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबा सफ़ेद बालों वाला रौबदार पुरुष उतरा। चेहरे पर गहरा सन्नाटा और आंखों में दुनिया को ठुकरा देने वाली बेरुखी थी। यही राणा भानु प्रताप थे। नंदिनी दौड़कर उनके सामने आ गई। राणा साहब, मैं रतन सिंह चित्रकार की बेटी हूँ। मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही है। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। भानु प्रताप रुके। उन्होंने अखबार की तरह नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसकी आंखों में झूठ ढूंढ रहे हों। रतन मर चुका है और मैं कोई खैरात बांटने वाली संस्था नहीं चलाता, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गए। नंदिनी ने भागकर उनके पैर पकड़ लिए। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरे बाबा ने मुझे अपनी कला सिखाई है। आपके महल के जो चित्र समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं, मैं उन्हें नया जीवन दूंगी। मैं दिन रात काम करूंगी, आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। बस मेरी माँ की सांसें मत टूटने दीजिए। भानु प्रताप के कदमों में एक पल के लिए हिचकिचाहट हुई। उन्हें याद आया कि सालों पहले जब उनकी अपनी पत्नी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही थी, तब वह भी ऐसे ही बेबस थे। पैसा होते हुए भी वह उसे नहीं बचा पाए थे। सामने खड़ी लड़की की आंखों में वही बेबसी और जिद थी। उन्होंने धीमे से कहा, खड़ी हो जाओ, रोने से कर्ज नहीं मिलता। उन्होंने अपने मैनेजर की तरफ देखा। अस्पताल फ़ोन करो, इसकी माँ को तुरंत जयपुर के सिवाई मानसिंह अस्पताल के स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कराओ। शाम तक कमला को एम्बुलेंस से जयपुर लाया गया। बड़े डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू कर दिया। नंदिनी ने जब माँ को सुरक्षित मशीनों के सहारे सांस लेते देखा तो उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। तभी भानु प्रताप उसके पीछे आकर खड़े हुए। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह भारी और भावहीन थी। तुम्हारी माँ बच जाएगी, पर मेरी मदद मुफ्त नहीं है नंदिनी। तुम्हें अगले 6 महीने तक भानु विलास के पिछले हिस्से में रहना होगा। वहाँ मेरी पत्नी के बनाए कुछ अधूरे चित्र हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। जब तक काम पूरा नहीं होता तुम इस परिसर से बाहर नहीं जाओगी। दुनिया की नज़रों में तुम मेरी बंधुआ कलाकार हो। नंदिनी ने उनकी अंधेरी गहरी आंखों में देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह पुरुष उसका रक्षक था या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला कोई नया शिकारी। उसने अस्पताल के कांच के पार अपनी माँ के शांत चेहरे को देखा, फिर अपने पिता की तस्वीर वाले थैले को सीने से भींच लिया। मुझे आपकी हर संद मंजूर है राणा साहब, नंदिनी ने अपनी ओढ़नी का कोना संभालते हुए कहा, क्योंकि माँ की सांसों की कीमत पर अपनी आज़ादी खोना भी मुझे स्वीकार है। रात गहराने लगी थी। भानु विलास के एक बड़े सुनसान कमरे की खिड़की पर बैठी नंदिनी रेगिस्तान की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसे पता था कि आने वाला कल एक कठिन परीक्षा है, जहां उसे न केवल अपनी कला को साबित करना था, बल्कि उस अमीर और रहस्यमयी पुरुष के अतीत के उस कड़वे सच को भी ढूंढना था जिसने उसे इतना पत्थर दिल बना दिया था। भानु विलास की वह पहली रात नंदिनी के जीवन की सबसे लंबी रात थी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें नंदिनी की पूरी कोठरी समा सकती थी।
पर उस आलीशान कमरे के मखमली बिस्तर पर उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अपनी माँ का वह कमज़ोर हाथ याद आता जो मशीनों और सुइयों के बीच दबा हुआ था। सुबह होते ही कमरे के दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला आई जिनका नाम पार्वती काकी था। वे पिछले 30 सालों से इस हवेली की मुख्य देखरेख करने वाली थी। उनके हाथ में एक साधारण सूती घाघरा चोली था। उन्होंने सहानुभूति भरी नज़रों से नंदिनी को देखा और कहा, बिटिया, साहब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तैयार होकर पीछे हिस्से की कार्यशाला में आ जाओ। नंदिनी जब हवेली के पिछले हिस्से में पहुंची तो वहां का नज़ारा मुख्य महल से बिल्कुल अलग था। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर धूल जमी थी और खिड़कियों पर भारी पर्दे लटके थे। हवा में सूखी रंगत, तारपीन के तेल और पुराने कागज़ों की गंध थी। हॉल के बीचों बीच एक विशाल कैनवास रखा था जिस पर सफ़ेद मलमल का कपड़ा ढका हुआ था। भानु प्रताप सिंह वहां खड़े थे। उनके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का एक कप था और उनकी नज़रें खिड़की से बाहर फैले बंजर लॉन पर टिकी थी। नंदिनी को देखकर वे मुड़े और ठंडे स्वर में बोले, इस कपड़े को हटाओ। नंदिनी ने आगे बढ़कर जैसे ही मलमल का कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैनवास पर एक अधूरी आकृति बनी थी, एक स्त्री की जो मरुस्थल के बीच खड़ी आकाश की तरफ देख रही थी। चित्र इतना जीवंत था कि लगता था वह स्त्री अभी बोल पड़ेगी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव और आंखें अभी बनना बाकी थी। यह मेरी पत्नी मृणालिनी का आखिरी चित्र है। भानु प्रताप की आवाज़ में एक क्षण के लिए भारीपन आया जिसे उन्होंने तुरंत छुपा लिया। 7 साल पहले बीमारी के कारण वह इसे अधूरा छोड़कर चली गई। इसके बाद मैंने इस शहर के बड़े से बड़े चित्रकार को बुलाया, पर कोई भी मृणालिनी की उन आँखों के दर्द को इस कैनवास पर नहीं उतार पाया। तुम्हारे पिता रतन सिंह ने मृणालिनी को पेंटिंग सिखाई थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उनके हाथ का हुनर तुम्हारे भीतर होगा। नंदिनी ने कैनवास को छुआ। उसके भीतर की कलाकार जाग उठी। उसने धीमे से कहा, राणा साहब, कला सिर्फ हुनर से नहीं, उस इंसान को समझने से आती है। मैं कोशिश करूंगी। तीसरे दिन नंदिनी को अस्पताल से खबर मिली कि उसकी माँ होश में आ गई है। भानु प्रताप की अनुमति से वह तुरंत अस्पताल पहुंची। कमला के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क तो था, पर उसकी आंखें खुली थी। बेटी को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नंदू, तू उस महल में क्यों है? मुझे सब पता चल गया है। लोग बातें कर रहे हैं, कमला ने टूटी आवाज़ में कहा। नंदिनी ने माँ के माथे को चूमा और हंसने का ढोंग किया। अम्मा, लोग तो कुछ भी कहते हैं। मैं वहाँ काम कर रही हूँ, बाबा का अधूरा काम। राणा साहब बहुत भले इंसान हैं। झूठ एक बार फिर प्रेम का कवच बनकर सामने खड़ा था। तभी अस्पताल के गलियारे में गजेंद्र सिंह अपनी उसी भारी तोंद और 2 गुर्गों के साथ आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कुछ कागूनी कागज थे। अरे नंदिनी बिटिया, राणा साहब की छत्रछाया मिलते ही तेवर बदल गए, गजेंद्र ने उपहास उड़ाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, जो 4 लाख राणा साहब ने दिए हैं वह सिर्फ इलाज के हैं। तुम्हारे बाप ने जो मेरी कोठरी का किराया और पुराना कर्ज छोड़ा है वह ब्याज समेत 2 लाख होता है। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी माँ का सामान सीधे अस्पताल से बाहर फेंकवा दूंगा। नंदिनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह कुछ बोलती इससे पहले कि पीछे से एक भारी और रोबीली आवाज़ गूंजी। कर्ज के कागज मुझे दिखाओ गजेंद्र सिंह। सबने मुड़कर देखा। भानु प्रताप सिंह अपने लंबे सिल्क के कुर्ते और हाथ में छड़ी लिए वहां खड़े थे। उनके चेहरे की कठोरता देखकर गजेंद्र के गुर्गे एक कदम पीछे हट गए।
गजेंद्र ने सकपकाते हुए कागज आगे बढ़ाए। भानु प्रताप ने कागजों पर एक सरसरी नजर डाली और उन्हें मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। इन कागजों की असली जांच मेरे वकील करेंगे। अगर रतन सिंह का हस्ताक्षर असली हुआ तो पैसा तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा इस लड़की या इसकी मां के आसपास कदम भी रखा तो मांडवा की जेल बहुत छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। गजेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ बोले वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। नंदिनी ने कृतज्ञता से भानु प्रताप की तरफ देखा, पर भानु प्रताप ने अपनी नजरें फेर ली और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनकी यह बेरुखी नंदिनी को उलझन में डाल देती थी। वह रक्षक थे या फिर अपनी शर्तों के पक्के जमींदार। हवेली लौटकर नंदिनी रात भर जागकर उस अधूरी पेंटिंग पर काम करने लगी। दिन में वह अस्पताल जाती और रात को सुई धागे की जगह ब्रश और रंगों से खेलने लगती। भानु प्रताप अक्सर रात के सन्नाटे में हॉल के दरवाजे पर आकर चुपचाप उसे काम करते हुए देखते। एक रात जब नंदिनी मृणालिनी की आंखों में रंग भर रही थी, भानु प्रताप अंदर आए। उनके हाथ में शराब का एक गिलास था जो वे अमूमन नहीं रखते थे। तुम थकती नहीं हो? उन्होंने पूछा। नंदिनी ने ब्रश को एक तरफ रखा और दीवारों पर लगी अपने पिता की तस्वीर देखा जिसे वह अपने साथ लाई थी। गरीब को थकने की अनुमति नहीं होती राणा साहब। थकान अमीरों का शौक है जो वे आराम करके पूरा करते हैं। हमारे लिए तो काम ही विश्वास है। भानु प्रताप एक पल के लिए चौंके, फिर उन्होंने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता बहुत स्वाभिमानी थे। एक बार मैंने उन्हें पेंटिंग के लिए 2 गुनी कीमत देनी चाहिए थी, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि कला की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ कददान होता है। मैं उस समय उनके इस घमंड को नहीं समझ पाया था। वह घमंड नहीं था राणा साहब, वह एक कलाकार की आत्मा थी। नंदिनी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद आपने जीवन में हर चीज को पैसे के तराजू पर तौलना सीख लिया है, इसलिए आप इतने अकेले हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी भी नौकर या बाहरी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राणा भानु प्रताप सिंह से इस लहजे में बात करे। भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गिलास मेज पर पटका और बिना कुछ बोले वहां से पैर पटकते हुए चले गए। 6 हफ्ते बीत चुके थे। कमला की हालत अब बहुत बेहतर थी और उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन शहर में बातें फैलने लगी थी। भानु विलास जैसी प्रतिष्ठित हवेली में एक कुंवारी गरीब लड़की का महीनों तक रहना लोगों की नज़रों में खटक रहा था। अगली सुबह भानु प्रताप की बड़ी बहन देविका देवी, जो दूसरे शहर में रहती थी, अचानक हवेली आ पहुंची। वे बेहद रूढ़िवादी और कड़क स्वभाव की महिला थी। नाश्ते की मेज पर जैसे ही नंदिनी आई, देविका देवी ने अपनी सोने की चश्मा नाक पर टिकाया और तीखे स्वर में कहा, तो यही है वह लड़की भानु जिसके लिए तुमने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस हवेली की एक प्रतिष्ठा है। एक अजनबी लड़की को इस तरह घर में रखना हमारे कुल के नाम पर बट्टा लग रहा है। नंदिनी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने अपनी ओढ़नी को कसकर पकड़ा और नीचे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं। भानु प्रताप ने अपनी प्लेट को एक तरफ सरकाया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, दीदी, यह लड़की यहाँ कोई खैरात लेने नहीं आई है। यह उस काम को पूरा कर रही है जिसे आपकी बहू अधूरा छोड़ गई थी। और रही बात समाज की, तो इस समाज ने तब भी बातें बनाई थी जब मृणालिनी बिस्तर पर दम तोड़ रही थी और मैं उसे बचाने के लिए डॉक्टरों के पैर पड़ रहा था। मेरी हवेली के नियम मैं तय करता हूँ, समाज नहीं।
उन्होंने खड़े होकर नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी, अपनी वर्कशॉप में जाओ, मुझे आज शाम तक वह पेंटिंग पूरी चाहिए। नंदिनी हॉल में दौड़ती हुई आई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अपमान की इस आग ने उसके भीतर के कलाकार को एक नई ऊर्जा दे दी थी। उसने ब्रश उठाया और बिना रुके कैनवास पर रंग भरने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने अपनी बीमारी छिपाई ताकि बेटी की पढ़ाई पर आँच न आए। कैसे उसके पिता ने मरते दम तक अपनी कला से समझौता नहीं किया। उसने उस अधूरे चेहरे की आंखों में वह सारा दर्द, वह सारी लाचारी और वह सारा स्वाभिमान भर दिया जो एक औरत इस पुरुष प्रधान समाज में हर दिन झेलती है। शाम के धुंधलके में जब भानु प्रताप ने हॉल का दरवाज़ा खोला तो नंदिनी कैनवास के सामने फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ रंगों से सने थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। भानु प्रताप आगे बढ़े और जैसे ही उनकी नज़र कैनवास पर पड़ी, उनके हाथ की छड़ी फर्श पर गिर गई। कैनवास पर मृणालिनी का चेहरा पूरा हो चुका था, लेकिन वह सिर्फ मृणालिनी का चेहरा नहीं था। उसकी आंखों में जो चमक, जो दर्द और जो विद्रोही स्वभाव था, वह हूबहू नंदिनी जैसा था। ऐसा लगता था जैसे दो पीढ़ियों की औरतों का संघर्ष उस एक कैनवास पर जीवंत हो उठा हो। भानु प्रताप की आंखों के कोने गीले हो गए। सालों बाद उनका पत्थर दिल पिघला था। उन्होंने धीमे से कहा, रतन सिंह, सचमुच अपनी विरासत तुम्हारे भीतर छोड़ गए हैं? नंदिनी तभी पार्वती काकी दौड़ती हुई आई। साहब, अस्पताल से फ़ोन है। कमला जी को होश आ गया है और वे पूरी तरह ठीक हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कल घर ले जाया जा सकता है। नंदिनी उठकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। मेरी शर्त पूरी हुई राणा साहब। मेरी माँ ठीक हो गई और आपकी पेंटिंग भी पूरी हो गई है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। भानु प्रताप ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। यह तुम्हारे काम की बाकी मजदूरी है नंदिनी। और गजेंद्र सिंह के सारे कागज़ फर्जी थे। मेरे वकीलों ने उसे हमेशा के लिए मांडवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुम्हारी कोठरी अब तुम्हारी है। नंदिनी ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर राणा साहब की तरफ। यह पैसा मैं नहीं लूँगी। मेरी माँ का जीवन ही मेरी सबसे बड़ी मजदूरी है। जब वह अपना थैला उठाकर हवेली के भारी दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो भानु प्रताप ने उसे पीछे से आवाज़ दी, नंदिनी। नंदिनी रुकी पर मुड़ी नहीं। अगर कभी जिंदगी की धूप बहुत तेज हो जाए तो याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। नंदिनी ने अपनी ओढ़नी का किनारा हवा में लहराते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ा दिए। मरुस्थल की भोर अब धुंधली नहीं थी। सूरज की नई रोशनी उसकी राह को चमका रही थी। वह अपनी माँ को लेने जा रही थी एक नई सुबह की ओर। हवेली की वह भारी दहलीज पार करके नंदिनी जब खुली हवा में आई तो उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों ने सालों बाद खुलकर सांस ली हो। जयपुर की सड़कों पर सुबह की धूप अब चुभने वाली नहीं बल्कि किसी आशीर्वाद जैसी लग रही थी। वह सीधे अस्पताल पहुंची। कमला वार्ड के बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब वह पीलापन नहीं था बल्कि ठीक होने की एक कोमल चमक थी। बेटी को देखते ही उसने अपनी बाहें फैला दी। अम्मा। नंदिनी दौड़कर उसकी गोद में सिमट गई। मारी बच्ची, तूने मेरे लिए बहुत दुख झेले। कमला ने उसके सिर को चूमते हुए कहा। पार्वती काकी आई थी सुबह, उन्होंने मुझे सब बताया। राणा साहब ने अस्पताल का सारा हिसाब चुकता कर दिया है और हमें घर ले जाने के लिए गाड़ी भी भेजी है। नंदिनी ने अविश्वास से माँ की तरफ देखा।
भानु प्रताप सिंह ने न सिर्फ अपनी शर्त पूरी की थी बल्कि बिना बताए उसकी मां के सम्मान की रक्षा भी की थी, ताकि कमला को कभी यह न लगे कि उसकी बेटी ने कोई लाचार सौदा किया था। जब काले रंग की बड़ी गाड़ी मांडवा की उस तंग और धूल भरी गली में रुकी तो पूरी गली के लोग खिड़कियों और छतों पर जमा हो गए। जो समाज कल तक नंदिनी पर उंगलियां उठा रहा था, आज उसकी मां को सही सलामत और इज्जत के साथ वापस लौटते देख मौन था। गजेंद्र सिंह की वह कोठरी अब पूरी तरह उनके नाम थी। भानु प्रताप के वकीलों ने गजेंद्र के पुराने फर्जी वाड़े को ढाल बनाकर ऐसा कानूनी फंदा कसा था कि वह अपनी तोन संभाले शहर छोड़कर भाग चुका था। घर के अंदर कदम रखते ही नंदिनी को अपनी वही पुरानी सीलन और तुलसी का सूखा गमला दिखा, पर आज इस टूटे घर में एक नया हौसला था। उसने सबसे पहले अपने पिता रतन सिंह की तस्वीर को साफ किया और उस पर मोंगरे के फूलों की माला चढ़ाई। बाबा, आपकी कला ने आज आपकी कमला को बचा लिया, उसने मन ही मन कहा। 3 महीने बीत गए। मांडवा की जिंदगी अपनी पुरानी लय में लौट आई थी। कमला अब घर का छोटा मोटा काम करने लगी थी और नंदिनी ने शहर के बच्चों को पेंटिंग सिखाने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था। अब उनके घर में चूल्हा रोज जलता था और किसी मकान मालिक की धौंस का डर नहीं था। एक शाम जब नंदिनी बच्चों को रंगों का मिलान सिखा रही थी, गली के मोड़ पर एक सफ़ेद रंग की जानी पहचानी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से राणा भानु प्रताप सिंह नहीं बल्कि बूढ़ी पार्वती काकी उतरी। उनके हाथ में मखमली कपड़े में लिपटा एक बड़ा सा डिब्बा था। नंदिनी दौड़कर बाहर आई। काकी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? राणा साहब कैसे हैं? पार्वती काकी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी के सिर पर हाथ रखा। सब ठीक है बिटिया, साहब ने तुम्हारे लिए यह भेजा है। नंदिनी ने जब मलमल का कपड़ा हटाया तो अंदर एक बेहद खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रश, कतरने और दुर्लभ रंग थे। साथ ही एक पत्र भी था। भानु प्रताप की हस्तलिपि वैसी ही कड़क और स्पष्ट थी जैसे उनकी आवाज़ थी। नंदिनी मृणालिनी की वह अधूरी पेंटिंग अब भानुविलास के मुख्य हॉल की सबसे बड़ी दीवार पर लगी है। जो भी उसे देखता है वह मृणालिनी के रूप में तुम्हारे उस स्वभाव को नमन करता है जो तुमने अपनी माँ के लिए दिखाया था। तुमने कहा था कि मैंने हर चीज़ को पैसे की तराजू पर तौलना सीख लिया है। शायद तुम सही थी। कला और भावनाएं खरीदी नहीं जा सकती, उन्हें कमाना पड़ता है। ये रंग और ब्रश खैरात नहीं है, बल्कि उस कलाकार को एक कद्रदान का सलाम है जिसने एक पत्थर दिल इंसान को दोबारा महसूस करना सिखा दिया। अपना स्कूल चलाती रहो और इस मरुस्थल की धूल में अपनी कला को खोने मत देना। भानु प्रताप सिंह। नंदिनी की आंखों से एक आंसू टपका और सीधे उस लकड़ी के बॉक्स पर गिर गया। इस बार यह आंसू किसी अपमान या बेबसी का नहीं था, बल्कि अपनी कला और संघर्ष की जीत का था। शाम ढल रही थी। मांडवा के टीलों के पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जिससे पूरा आसमान सिंदूरी और सुनहरे रंगों से भर गया था। नंदिनी ने भानु प्रताप के भेजे हुए नए ब्रश को उठाया, उसे लाल रंग में डुबोया और अपनी कोठरी के सामने वाली कच्ची दीवार पर एक नई आकृति उकेरने लगी। वह आकृति एक ऐसी लड़की की थी जिसके पैरों के नीचे भले ही रेगिस्तान की जलती हुई रेत थी, पर उसके हाथों में अपनी तकदीर खुद लिखने का अटूट विश्वास था। कमला ने रसोई से चाय का कुल्हड़ लाकर बेटी के हाथ में दिया और दोनों चुपचाप उस ढलती हुई खूबसूरत शाम को देखने लगी। रेत की वह दहलीज जो कभी उनके लिए एक कैद जैसी थी, आज उनकी स्वतंत्रता का विशाल खुला आसमान बन चुकी थी।
तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।